तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं उसके आगे, मतलब हैलोअल्केन बनाने का तो पूरा मेथड हम लोग देख लिए थे। हैलोरीन बनाने में हम लोग देख रहे थे, जिसमें एक मेथड हमने चर्चा किया था, एक डिस्कस किया था, वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बेंजीन है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, उसका रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ, खास करके क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर हम करवाते हैं किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब लुईस एसिड या फिर एफी डार्क या कोई भी एफी का ब्रोमाइड हो, है ना, तो उसके प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं तो ये रिएक्शंस करके क्या करता है कि हैलोबेंजीन बनाता है। जैसे उसका रिएक्शंस हमने देखा था, उसको फिर से एक बार रिपीट कर दे। जैसे मान लिया बेंजीन है ना, और बेंजीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे हमने ले लिया है क्या, लुईस एसिड LCl3 या FeCl3 या Fe डार्क, कुछ भी ले सकते हैं, हमने बताया भी था। मतलब इसका काम ये होता है कि इसको दो पार्ट में तोड़ना, प्लस और माइनस में, Cl पे प्लस Cl पे माइनस, है ना, बताए थे। मैकेनिज्म भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो माइनस तो हम आपको बताए थे कि माइनस वाला जो ग्रुप होता है वो रिंग पे अटैक नहीं करता है, क्योंकि दोनों में रिपल्सन लगता है। तो जब भी करेगा तो प्लस करेगा, और प्लस जहाँ भी करेगा, है ना, वहाँ पे जाके देखिए क्या किया। जैसे मान लिया कि जो Cl प्लस है, क्लोरीन पे जो प्लस है, वो जाके इस बेंजीन पे जुड़ गया, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। और जहाँ पे जाके जुड़ा वहाँ पे पहले से कौन था, हाइड्रोजन था। उस हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया, और जो हाइड्रोजन वहाँ से हटा वो दूसरा का क्लोरीन जो बचे हुए यहाँ पे उसके साथ मिल करके और बना दिया क्या, HCl। तो इस तरीके से बन गया क्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन से बन गया क्लोरोबेंजीन। या अगर ऐसा है, मान ली बेंजीन है, रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करवाया है, और यहाँ पे हमने रिएजेंट के मतलब कैटलिस्ट के रूप में ले लिया FeBr3। तो यही जो FeBr3 यहाँ पे इसको हेल्प करेगा ब्रोमीन को प्लस और माइनस के रूप में तोड़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए माइनस और प्लस में जब भी टूट जाएगा तो माइनस तो इसके साथ चल जाएगा, FeBr4 माइनस बन जाएगा। आपको बताया था मैकेनिज्म। Br प्लस जो है वो प्लस वाला जाके इस रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि प्लस वाला को ही हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन से नहीं जाकर के इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि सारा पोजीशन अभी खाली है, कहीं पे भी जाके अटैक कर सकता है। और देखिए ये जुड़ करके बना देगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। मान लीजिए यहीं पे अटैक किया प्लस वाला, तो बन गया ब्रोमोबेंजीन। चूँकि यहाँ पे अटैक किया है तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन जो हटा वो Br से जाके मिलेगा, और दोनों मिलकर बनाएगा क्या, HBr। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो बना सकते हैं, बट इस तरीका से हम लोग फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। या आयोडोबेंजीन भी बनाना डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके से जी। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो देख लीजिए क्यों होता है ना। फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते। मान लिया कि आपने बेंजीन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाया, आपको पता है कि फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि बिना रिएजेंट लिए हुए ही ये आराम से इस पर जाके अटैक कर सकता है। तो जैसे हम लोग बेंजीन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाते हैं, ये फ्लोरीन क्या करता है, बेंजीन के सारे पोजीशंस पे जाके जुड़ जाता है, और रिएक्शंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है ना, फास्ट रिएक्शन होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है हम ना, जिसके चलते क्या, देखिए फ्लोरीन सारे पोजीशन पे जाके जुड़ गया। लेकिन हमको तो बस एक ही पोजीशन पे चाहिए, हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, इसलिए ये मेथड हम लोग नहीं चूज करेंगे, इससे नहीं बन सकता है। डायरेक्टली आप फ्लोरीन को बेंजीन के साथ जब अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर क्या तरीका है, तो तरीका भी बताएंगे। दूसरी बात, अगर आयोडीन का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, जैसे ये मान लिया बेंजीन है, इसका रिएक्शन हमने आयोडीन के साथ कराया, और यहाँ पे हमने कुछ भी ले लिया, Fe डार्क, है ना, कुछ भी ले लेते हैं, Fe डार्क ले लिया, या AI3 भी ले सकते हैं, FeI3 भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब इसका काम है सिर्फ आयोडीन को तोड़ना प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो जैसे मान लिया ये आयोडीन प्लस माइनस के फॉर्म में टूटेगा, प्लस तो जाएगा इस पर अटैक करेगा, तो मान लिया बन गया क्या, आयोडोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा, आयोडोबेंजीन। अब प्लस में यहाँ पे क्या बाहर हुआ था, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक दूसरा आयोडीन बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर बना देगा क्या, HI।
आपको पता है ना ये HI जो है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव कहने का मतलब ये ऐसा एसिड है जो आसानी से H+ डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण। तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है और बहुत जल्दी टूटने की वजह से फिर क्या होगा है ना, फिर ये आयोडीन इसके साथ मिलकर के फिर से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजीन के साथ है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा क्या, रिवर्सिबल। ये रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में भी चल जाता है, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है ना। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में साम्य अवस्था आने का चांस रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आने का चांस रहता है, जिसके चलते हम प्रोडक्ट चाहें तो जितना चाहे उतना नहीं बना सकते हैं। तो इसके साथ ये कंडीशन लगा हुआ, मतलब डायरेक्टली अगर आपको आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसके लिए आपको कोई दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, और वो दूसरा मेथड कौन होगा वो अभी हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि ये जो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना और ब्रोमोबेंजीन बनाना है उसके लिए ये मेथड बहुत बढ़िया है, आप आराम से दोनों बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो दोनों बनाना है फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन अगर डायरेक्टली है ना, तो आप इससे नहीं बना सकते हैं, या बनाएंगे भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो रिएक्शन मिलेगा, ये वाला रिवर्सिबल हो जाएगा, और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन विस्फोटक होगा है ना, जिसकी वजह से हम लोग ये नहीं करवाते हैं। तो अब सवाल है कि सर कौन सा तरीका अपनाएं जिसकी वजह से हमको डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन मिल जाए और आयोडोबेंजीन मिल जाए। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे डाइजोनियम साल्ट के द्वारा हम लोग बनाते हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीज़ डिस्कस कर दें। तो इतना चीज़ समझ में आ गया, चलिए आगे बताते हैं। तो ये तो हो गई, पहले ही हमने आपको बता दिया था कि ऐसा होगा, ठीक है। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में ला सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन आयोडीन के केस में नहीं बना सकते। इसमें और कुछ बातें उसके बाद हम उस पर आएंगे कि आखिर फ्लोरो और क्लोरो आयोडो कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए देखिए बेंजीन है और बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, जैसे मिथाइल लगा हुआ है, तो आपको पता है ना बेंजीन में अगर CH3 लग जाता है तो इसका जनरल नाम जो है वो टॉलुइन हो जाता है। लेकिन ऐसे इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी पढ़ते हैं, IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन, लेकिन ऐसे इसको बोलते क्या है, टॉलुइन। अगर इसका रिएक्शन हमने करवा दिया ब्रोमीन के साथ और यहाँ पे हमने ले लिया FeBr3, समझेंगे बहादुर। तो FeBr3 का काम तो बस इतना ही है, ब्रोमीन को प्लस और माइनस के फॉर्म में है ना इसको तोड़ देना। अब सवाल ये भी है कि सर माइनस तो पहले ही बोल दें कि माइनस तो रिंग पे जाएगा नहीं, जब भी जाएगा तो प्लस वाला यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा। लेकिन इस बार जो प्लस जाएगा वो क्या इस बार सारा पोजीशन इसका खाली है कि जैसा है, नहीं है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है किसी बेंजीन के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप अगर किसी बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो वो क्या करता है, बेंजीन के ऑर्थो और पारा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा देता है। ये आप रेजोनेंस आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन है ना, देख लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। तो जैसे उधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये वाला बॉन्ड टूट करके इस पर शिफ्ट हो जाएगा जी। अगर ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो बताइए ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे माइनस या प्लस स्टेबल तो होता नहीं है। फिर ये माइनस यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड बढ़ने लगेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए माइनस चला गया बॉन्ड के रूप में, ये वाला बॉन्ड चल गया माइनस के रूप में, यहाँ पे आ गया। फिर ये माइनस स्टेबल नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड बनाना चाहेगा जिसकी वजह से इस कार्बन का बॉन्ड बढ़ने लगेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये बॉन्ड फिर यहाँ चला आया, ये माइनस छूट करके यहाँ पे चला आया। तो क्या देखिए माइनस कहाँ कहाँ रहा था, पहले बार माइनस यहाँ पे आया, फिर माइनस यहाँ पे आया, फिर माइनस यहाँ पे आया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ किसी बेंजीन के साथ तो वह क्या करता है, इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं जी दोनों पोजीशन को, और जस्ट सामने वाला को पारा पोजीशन बोलते हैं, है ना। ऑर्थो ये अगल बगल वाले को ऑर्थो और जस्ट सामने वाला को पारा। तो किसी भी बेंजीन में याद रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, तो वह उसके ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है। और आपको पता है कि अटैक करने वाला यहाँ कौन है, यहाँ पे अटैक करने वाला कौन बोल रहे हैं, प्लस है, माइनस तो अटैक करेगा नहीं। तो प्लस कहाँ पे ज़्यादा अटैक करने का चांस रहेगा, जहाँ पे उसको माइनस ज़्यादा दिखाई देगा। तो माइनस कहाँ दिखाई देता है, अभी जस्ट बताए हैं रेजोनेंस करके। तो माइनस ज़्यादा यहाँ पे आने का चांस है, माइनस ज़्यादा यहाँ पे आने का चांस है, और माइनस ज़्यादा यहाँ पे आने का चांस है। मतलब ऑर्थो और पारा पोजिशंस पे ही माइनस चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए प्लस जो है उसी माइनस पे जाके अटैच होता है, होने का ज़्यादा चांस रहता है।
मेटा पोजिशंस पे अटैच नहीं होता है ना। तो चलिए हम प्लस को कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, या तो ऑर्थो पे देख लीजिए, यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ है जी, इसके ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो ये है या और ये है, तो यहाँ पे मान लिया ऑर्थो है तो यहाँ पे भी R जुड़ सकता है, या पारा पे भी जुड़ सकता है। तो या हम बोल रहे हैं मतलब ऑर्थो वाला भी बनने का चांस है और पारा वाला भी बनने का चांस है। ये देखिए, ये ऑर्थो हो गया और ये पारा वाला प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब सवाल है कि सर 2 प्रोडक्ट बनने का चांस है, तो इसमें ज़्यादा कौन बनेगा बताइए, मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। तो अब खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है, दो ग्रुप एकदम दोनों एक दूसरे के बगल में है, और 2 ग्रुप एक दूसरे के बगल में होने के कारण क्या होगा, ये दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, है ना, ढकेलेगा एक दूसरे को। और जब दोनों एक दूसरे को, ये इसको ढकेलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अस्थाई नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। और जो स्टेबल नहीं हो पाएगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा नहीं। लेकिन इसमें देखिए एक ग्रुप यहाँ है, दूसरा ग्रुप यहाँ है, दोनों एक दूसरे से दूर है, और दूर होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, मतलब दोनों आराम से रह लेता है, और इसलिए क्या होता है, अस्थाई होता है। और आपको पता है कि जो अस्थाई होता है वही ज़्यादा मात्रा में बनता है। मतलब जो पारा वाला प्रोडक्ट है ये हो जाता है मेजर, और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ये हो जाता है माइनर। मतलब ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। बात समझ में आया। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, लिख दे बोल देगा कि मेजर प्रोडक्ट बताइए, तो मेजर तो ही वाला होता है। हमेशा याद रखिए पारा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। कोई पूछ देगा क्यों, तो सीधे बताएंगे कि ये दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, विकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से अस्थायी नहीं हो पाता है। क्लियर। तो ऐसा कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप रहेगा, लेकिन अगर खींचने वाला ग्रुप रह गया, मान लिया यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप रह जाता, तो नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो खींचने वाला क्या करता है, यहाँ से माइनस को डेंसिटी को खींच लेता, यहाँ से माइनस के डेंसिटी को हटा कम कर देता, यहाँ से कम कर देता, तो यहाँ तो भाई माइनस कम हो जाता ना, तो प्लस कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे माइनस ज़्यादा रहता तो माइनस यहाँ ज़्यादा रहता, यहाँ ज़्यादा तो मेटा पे करता। तो याद रखना है कि अगर किसी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, डोनर लगा हुआ है, और उसका रिएक्शन अगर हम किसी हैलोजन के साथ करवा रहे हैं, तो हैलोजन ऑर्थो या पारा पोजीशन पर ही जुड़ता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके मेटा पोजीशंस पे ही ये जुड़ता है जी। इतना क्लियर हो गया। चलिए, क्यों जुड़ता है सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक इसमें और कंडीशंस है, उसको भी हम लोग देख लें। जैसे मान लिया ये बेंजीन है, और बेंजीन में कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे हमने मिथाइल लगा दिया है, और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन, कुछ भी ले सकते हैं। किसके प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है जी। FeBr3 नहीं है, FeBr3 की जगह पे यहाँ पे सनलाइट दे दिया। क्या दे दिया, सनलाइट, या HNu कुछ भी लिख दिया है। तो सनलाइट देने से देखिए यहाँ सब कुछ चेंज हो गया, प्रोडक्ट इसका चेंज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि सबको पता है कि सनलाइट देने से ये जो ब्रोमीन है वो प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटता है, तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा। अब सवाल है, ये तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा, लेकिन क्या बेंजीन रिंग पर फ्री रेडिकल बनता है, या बनेगा तो स्टेबल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बेंजीन रिंग पर फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता है। तो अब सवाल है कि सर ये तो फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन में नहीं करेगा, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे ये जाकर के इस पर अटैच होगा, है ना। तो यही चीज़ है कि एक तो फ्री रेडिकल लेकर के घूम रहा है, तो फ्री रेडिकल की मतलब क्या होता है, उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये तो चाहेगा कि हम जोड़ा बनाएं, और यहाँ जोड़ा बनाने के लिए इधर से कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं। तो इसीलिए होता है क्या कि ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के रूप में है वो रिंग पर नहीं अटैच होता। याद रखना है, कोई भी हैलोजन का फ्री रेडिकल फॉर्म बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते आप। वाई, बिकॉज फ्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल एट बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन पर फ्री रेडिकल स्थायी नहीं होता है। तो अब सवाल है कि सर रिएक्शन होगा कि नहीं, रिएक्शन होगा। तो सर कहाँ होगा, ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, आप तो बोल रहे हैं कि बेंजीन रिंग पे जाएगा ही नहीं। तो यह जो ब्रोमीन है ये बेंजीन पर नहीं जा सकता है, क्योंकि बेंजीन पर फ्री रेडिकल तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ रिंग के बाहर तो बन सकता है ना। इस कार्बन पर तो फ्री रेडिकल स्टेबल हो सकता है, रिंग पर भले ही नहीं हो सकता है, लेकिन रिंग के बाहर यहाँ पे कार्बन पर फ्री रेडिकल बन सकता है, स्टेबल हो सकता है ना। रिंग पर क्यों नहीं हो सकता था भाई, रिंग पर देख रहे हैं कि सब जगह क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इसलिए इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा जी। बात समझ में आया? इसलिए जब भी आप इस सनलाइट दे दे तो ध्यान रखना है ब्रोमीन को हम लोग रिंग पे ना जोड़ करके रिंग के बाहर जोड़ेंगे। यहाँ पे मतलब ये ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बहादुर, ये बेंजीन का बेंजीन रहने देना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो ये हो जाएगा CH2 और कौन जाके जुड़ गया, देखिए ब्रोमीन इसमें जाके जुड़ गया इस कार्बन में। और यहाँ से किसको हटाया है बताओ, एक हाइड्रोजन को हटाया है, दूसरा ब्रोमीन फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पे है, दोनों मिल के बनाएगा HBr। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड, याद रखना है। इसका नाम क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्लोरीन रहता तो बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल इसलिए बोल रहे हैं कि बेंजीन के बाद जो कार्बन है ना उसके साथ ही ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम बेंजाइल हो जाता है। आपको बताए थे बेंजाइलिक, एलाइलिक, भिलाइलिक है ना, एराइलिक, ये सब बता दिए ऑलरेडी शुरुआत में, जिसमें हैलोल्केन बता रहे थे कि बेंजाइलिक किसको बोलते हैं। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसके बगल में अगर कोई बेंजीन रिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आया? तो ये कंडीशन भी याद रखना है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको बता ही दिए कि ऑर्थो और पारा पे जुड़ता है। क्लियर? चलिए दोनों तो हो गया, ये आपको समझ में भी आ गया। अब हम लोग जरा सा बात कर लें उसको कि सर आप बोले थे कि फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, तो फिर कैसे बनाते हैं? तो आइए हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने बोला फ्री रेडिकल बेंजीन पर स्टेबल नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता, तो ये सब बात आप लोग जो मेन हम बोल दिए हैं उसको लिख लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे ऑर्थो और पारा पर ही जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? तो सीधे दिखना है, क्योंकि अगर कोई बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके ऑर्थो और पारा पोजिशन पे माइनस का घनत्व बढ़ा देता है, डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए प्लस वाला जो है वो माइनस पर ही अटैक करता है। समझ में आया बात? मिटा रहे हैं। अब आइए फ्लोरो और आयोडो मेन रूप से जो हम लोग डायरेक्टली मतलब मेन रूप से जहाँ पे हम लोग जिस विधि के द्वारा बनाते हैं, जिस रिएक्शंस के द्वारा बनाते हैं, उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। याद रखना है कौन सा रिएक्शन, सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा रिएक्शन है जिसका ज़रूरत फिर से 4th चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे है ना, एमीन के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी इस रिएक्शंस का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए इस रिएक्शंस को बढ़िया से समझ लेना है, यहाँ पे भी समझ में आ जाए, ताकि आगे फिर से इसको हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत न पड़े। अब सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, पहले हम आपको इसको डिटेल बताते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन है कि जैसे जब कोई एनिलीन है, देखिए बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है NH2, आपको पता होगा कि जब बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। याद रखना है क्या नाम हो जाता है, एनिलीन, इसका कॉमन नेम। ठीक है? ऐसे तो इसका आईपीसी नाम बेंजीनामीन है, लेकिन हम लोग कॉमनली इसको एनिलीन के नाम से जानते हैं। ये है एनिलीन। आपको बता दें यहाँ पे हम हैलोजन जोड़ना चाहते हैं, एनिलीन को हैलोबेंजीन में बदलना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे NH2 हट करके हमारा फ्लोरोबेंजीन आ जाए, क्लोरोबेंजीन आ जाए, ब्रोमोबेंजीन आ जाए, आयोडोबेंजीन आ जाए। तो हमारे पास कौन सा ऐसा तरीका होगा, क्या हम डायरेक्ट हैलोजन को यहाँ पर अटैक करा के NH2 को बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सैंड मेयर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी हैलोजन को डायरेक्ट इस पर अटैक करा के इस NH2 के बंधन को आप नहीं तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्या, चलिए आपको बताते हैं। ये जो हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं, ये देखने में सिंगल है, लेकिन यहाँ पर रियल में पार्शियल डबल है। पार्शियल डबल कहने का मतलब है कंप्लीट नहीं, पार्शियल, आधा रूप में। इसलिए कि यहाँ पे इसकी देख रहे हैं, ये है जो नाइट्रोजन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जी। इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। और लोन पेयर क्या करता है, ये जो बेंजीन रिंग देख रहे हैं ना, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और आपको पता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान काम नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा ही नहीं, और यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो कोई भी ग्रुप डायरेक्टली उस पर अटैक करके कैसे इसको हटा देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एनिलीन हम लोग लेते हैं, सबसे पहले इसके बॉन्ड को कमज़ोर करने के लिए देखिए इसमें क्या मिलाते हैं, NaNO2 प्लस HCl, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर मिलाते हैं, और टेम्परेचर को रखते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन।
273 से 278 केल्विन टेम्परेचर हम लोग देते हैं। या कभी कभी देखिएगा बुक में इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब केल्विन में रहेगा तो 273 से 278 और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर दिया हुआ रहेगा तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो किसी भी फॉर्म में रह सकता है, लेकिन ध्यान रखना NaNO2 और HCl जो दिया गया है, इसका ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये है कि यही दोनों मिल करके इसके बॉन्ड को क्या करता है, कमज़ोर करता है। इसका पूरा हम मैकेनिज्म बताएंगे। तो आखिर इतना मिला देने के बाद ये रिएक्शन हो जाता है इसके साथ, और रिएक्शन करके देखिए क्या बना लेता है। सबसे पहले बनाता है जो कंपाउंड, उसका नाम है डाइजोनियम साल्ट, है ना। फॉर्मूला देखिए बेंजीन में, तो बेंजीन रहेगा ही N2 पर प्लस Cl पर माइनस। इसको हम लोग शॉर्ट में डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका है, देखिए पूरा नाम लिख रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको डाइजोनियम बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। अब हुआ क्या, इतना करने से क्या, अभी बॉन्ड कमजोर हो गया, वीक हो गया। कैसे वीक हुआ, देखिए नाइट्रोजन पे कौन चार्ज है, प्लस। आपको पता है कि नाइट्रोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खुद एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिसको हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहता है। एक तो उस पर प्लस आ गया, एक तो पहले ही से उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन का, और वहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है। क्या नाइट्रोजन कभी प्लस रखना चाहेगा? कभी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो ये नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि किसी तरीके से हम अपना प्लस को समाप्त करें, और ये अपना प्लस समाप्त करने के चक्कर में क्या करता है, बार बार इस बॉन्ड को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब ये बॉन्ड जब कमजोर हो गया, मतलब डाइजोनियम साल्ट बन गया, उसके बाद इसका रिएक्शंस आप अलग अलग टाइप के रिएजेंट से करा दीजिए। जैसे मान लिया हमने इसका रिएक्शन कराया CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। अब जानते हैं कि CuBr कैसे टूटेगा, Cu पर प्लस Br पे माइनस। अब ये Br जा करके इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने वाला है, बात समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इस बॉन्ड को पहले कमजोर किया है। तब जाकर के Br इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे Br इधर से अटैक करेगा, ये N2Cl जो है यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो चाह ही रहा है कि मेरा बॉन्ड टूट जाए ताकि मेरा प्लस समाप्त हो। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से जैसे बॉन्ड टूटने के कगार पर रहता है, इधर से ये अटैक कर देता है। तो कौन अटैक किया बताओ, Br अटैक किया। तो बेंजीन के साथ Br अटैक किया है, तो बताइए क्या बन गया जी, देखिए ब्रोमो बेंजीन बन गया, ब्रोमीन जाके इस बेंजीन में जुड़ गया। अच्छा, ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ से बाहर निकला कौन, नाइट्रोजन N2, तो ये प्लस में हो गया क्या, N2, है ना। और क्या हुआ, यहाँ से कौन बाहर हुआ, Cl, और यहाँ बचल कौन है, Cu। ये दोनों मिलकर बना देगा CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। बात समझ में आया। या मान लिया कि आपको CuCl नहीं देना, तो CuBr नहीं देना था, इसका रिएक्शन CuCl से करवा दी, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो बताइए इस पर अटैक कौन करेगा, कैसे टूटेगा, Cu पर प्लस Cl पर माइनस। Cl जाके इस पर अटैक करेगा और N2Cl को वहाँ से बाहर कर देगा। तो बताओ कौन जाके जुड़ेगा, क्लोरीन। तो इस बार बनेगा क्लोरोबेंजीन, बन गया क्लोरोबेंजीन। बताइए ये बॉन्ड तो तोड़ करके कौन गया बाहर, N2 पर प्लस समाप्त हो गया, तो ये निकल गया कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। और यहाँ से बाहर कौन हुआ, Cl, उस Cl जाके मिल जाएगा Cu से, ये दोनों मिलकर बना देगा CuCl। या मान लीजिए इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं Ki का, पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड कैसे टूटता है आसानी से, K पर प्लस I पे माइनस। ये I जाके इस पर अटैक कर देगा। जैसे इस पर I अटैक करेगा तो बताओ कौन जाके जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन। देख लीजिए कितना बढ़िया रिएक्शन है, आयोडोबेंजीन बन गया। यहाँ से बोलिए बाहर अपना बॉन्ड तोड़ के कौन हुआ, N2, तो नाइट्रोजन गैस बाहर के रूप में निकल गया, गैस के रूप में। और यहाँ से कौन हुआ बाहर, Cl, वो जाके किससे मिलेगा, K से, दोनों मिलकर बना देगा क्या, KCl। यहाँ समझ में आ रहा है बात। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आयोडोबेंजीन हो गया। फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो इसका रिएक्शन हम करा देंगे HbF4 से। देखिए HbF4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है जी, इसको याद रखना है। इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक अम्ल। और ये फ्लोरोबोरिक एसिड जो है ना, इसी को हम लोग इस डाइजोनियम साल्ट के साथ मिला करके हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं आसानी से, जबकि डायरेक्ट हम नहीं बना सकते थे। इसलिए आप देखिए फ्लोरोबोरिक एसिड है। अभी कैसे रिएक्शंस करेगा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेगा, जो 4 को फ्लोरीन है उसमें से एक फ्लोरीन को यहाँ से माइनस ग्रुप में बाहर निकालेगा। सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक फ्लोरीन यहाँ से F- ग्रुप में बाहर निकला, जाके इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद N2Cl को बाहर किया, ठीक है। तो बन गया क्या, देखिए फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बन गया।
अच्छा, फ्लोरोबेंजीन बना। अब बताइए यहाँ से बाहर कौन हुआ है जी, N2। तो N2 तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल ही जाएगा, प्लस और कौन बाहर हुआ देख लीजिए, Cl। ये Cl जाके मिल जाएगा किससे, H से, और दोनों मिल के बना देगा क्या, HCl प्लस। अब यहाँ पे बताओ, एगो बोरॉन बच गया, 3 गो फ्लोरीन बच गया। आपको पता है बोरॉन और 3 गो फ्लोरीन ये दोनों मिलकर बना देता है क्या, BF3। आपको पता है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक काफ़ी ज़्यादा अस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये आराम से बन के रह सकता है। इसलिए यहाँ से एक ही फ्लोरीन को ही छोड़ता है ताकि BF3 जो है ना ये स्टेबलाइज होकर के यहाँ पे रह जाए। बात समझ में आया? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, HBF4 का इस्तेमाल करते हैं। और तब जाकर के देखिए फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कितना अच्छा मेथड है। मतलब एक कंपाउंड से हम चाहें तो अलग अलग टाइप के और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, है ना, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन आसानी से। इसलिए हम बोले कि सैंड मेयर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया कि जब एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराया गया 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन करके सबसे पहले क्या बनाया, डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किया। और इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन जब हम लोग डिफरेंट रिएजेंट के साथ कराए तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब सवाल है कि सर यहाँ से यहाँ ही कैसे हुआ, ये हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखिए देखने में जितना आसान लग रहा है, इसका आप मैकेनिज्म जब देखेंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इधर तो सब आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे Cl अटैक किया, यहाँ Br अटैक किया, यहाँ I अटैक किया, यहाँ F अटैक किया, लेकिन NH2 जो था ये N2 पर प्लस और Cl पर माइनस कैसे आ गया, ये चीज़ हमको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ कैसे हुआ सर, ये हमको मैकेनिज्म बता दीजिए। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बता दीजिएगा तो फिर उधर समझ में आ रहा है, बता देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ से यहाँ कैसे हुआ। चलिए मिटा रहे हैं, नोट कर लिए। आ जाइए, क्या नाम है रिएक्शंस का, सैंड मेयर रिएक्शन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन। तो चलिए अब कंप्लीट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो आइए मैकेनिज्म हम लोग देखें। मैकेनिज्म जरा सा समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। किसका मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये है एनिलीन NH2 और उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaNO2 HCl, है ना। टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन। तब जाकर के बनता है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैंने N2 पर प्लस और Cl पर माइनस। यहाँ से यहाँ बात समझ में आ रहा है। अब इसी चीज़ को हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रोल देखिए, NaNO2 और HCl को जब मिलाया गया, देखिए क्या हुआ, NaNO2 और HCl को जो मिलाया गया, देखिए ये दोनों क्या किया, ये सोडियम मिल गया क्लोरीन से, ये दोनों बना दिया सोडियम क्लोराइड, और ये H मिल गया NO2 से, ये दोनों मिलकर बनाया HNO2 प्लस NaCl। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको आसानी से। अब देखिए इसका रोल देखिए क्या हुआ, इसमें HNO2 का जो रोल है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे HNO2 भी आप ले सकते थे, लेकिन हम आपको बता दें HNO2 जो है ना वो डायरेक्ट रूप से जो है स्टेबल नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसके मिश्रण के रूप में लेते हैं, मिक्सचर के रूप में, तब जाकर के HNO2 बनता है। अब HNO2 का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा यह है N डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ पे H है जी, ये है HNO2, इसी का रोल है, यही आगे क्या करता है, प्रोसीड होता है, तब जाकर के रिएक्शंस को यहाँ से यहाँ बदलता है। अब ये HNO2 देख रहे हैं, ये HNO2 में देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है जी, सबको पता है ना। बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर बच जाता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और बगल में कौन है, HCl। तो वो क्या करता है, ये लोन पेयर HCl कैसे टूटता है, H पर प्लस Cl पर माइनस, तो ये H पर प्लस और Cl पर माइनस। अभी सिर्फ H प्लस को दिखा रहे हैं, Cl माइनस भी बगल में कहीं घूम रहा होगा, वही Cl माइनस लास्ट में देखिए आएगा। तभी हम मन में सोचे कि H प्लस और Cl माइनस से टूटा, जैसे ही H प्लस इसके नज़दीक आया, देखिए इसके पास लोन पेयर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, ज़रूरत के हिसाब से किसी को दे सकता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो जैसे ही ऑक्सीजन देखता है कि भाई हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करता है, अपना लोन पर उसको डोनेट कर देता है। जैसे ही लोन पर डोनेट करता है, हाइड्रोजन तो आके इसमें जुड़ जाता है, इसके साथ एक नया बॉन्ड बन जाता है। समझिएगा बढ़िया से इसको जरा सा। तो इधर क्या हुआ, जैसे था उसी तो रह गया, इधर तो कुछ नहीं हुआ है, O डबल बॉन्ड N, ये हो गया O। अब बताओ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक और देखिए और नया एक हाइड्रोजन लेके आ गया, ये मतलब ये हो गया H, वो पहले से था, एक और देखिए एक और नया H आ गया। अब बताइए लोन पेयर किसने दिया है, ऑक्सीजन ने, किसको दिया है, हाइड्रोजन को।
ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका मतलब है इस पर तो प्लस आना है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो ऑक्सीजन पे आ गया क्या, प्लस चार्ज। अब खुद बताइए ऑक्सीजन पर या नाइट्रोजन पर प्लस जब आ जाता है तो क्या वो स्टेबल होता है, नहीं। पहले ही कई बार बोल चुके हैं कि ऑक्सीजन पर प्लस का आना या नाइट्रोजन पर प्लस का आना स्टेबिलिटी नहीं होता उसका, वो जल्दी से चाहता है कि हम प्लस को समाप्त करें, और प्लस को समाप्त करने का मात्र एक ही तरीका है किसी, देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो गया जी, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन कभी 3 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, मतलब ज़रूरी है कि एक बॉन्ड उसको तोड़ना है, तो किसको तोड़ेगा, हाइड्रोजन को तो तोड़ नहीं सकता है क्योंकि हाइड्रोजन को तो जस्ट अभी जोड़ा है, अगर इसको तोड़ देगा तो फिर से उसी अब स्टेट में चल जाएगा, तो फिर रिएक्शन से आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जब भी आप ये तोड़ेगा तो इसी बॉन्ड को तोड़ेगा, देखिए ये वाला बॉन्ड तोड़ करके रख लेता है, और तोड़ करके जब रख लेगा तो कोची के रूप में बाहर निकलेगा, आपको लग रहा होगा, दिमाग लगा लिए होंगे, ये निकल गया H2O के रूप में, देखिए H2O, कितना दूर तो बॉन्ड तोड़ करके H2O निकल गया, तो बना कोची देखिए, इसका बॉन्ड तोड़ करके ले गया, किसका, नाइट्रोजन वाले का, तो देखिए कैसे हो गया, O डबल बॉन्ड N पर प्लस, चूंकि इसका बॉन्ड लेके चल गया तो इस पर तो प्लस एवे करेगा, आई कोची के रूप में बाहर निकल गया बाबू, H2O के रूप में। इतना कर समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग करने का मतलब ये इसके प्लस को मतलब स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, ये अपना एक लोन पे फिर इसको डोनेट करता है, इसलिए ये हो जाता है। देखिए 2 बॉन्ड तो पहले से था, एक इधर से एक इलेक्ट्रॉन देगा लोन पे ऐसे, तो देखिए इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बन जाता है और प्लस आ जाता है ऑक्सीजन, इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, मैंने बैक साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रोजन को, ये है NO पर प्लस। अब देखिए NO पर प्लस का रोल देखिए, तो हुआ क्या, जैसे ही इधर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये NO प्लस जो बना अब NH2 के साथ देखिए रिएक्शंस करेगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ये है एनिलीन, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। जो पहले HNO2 ने H प्लस को ऑक्सीजन के द्वारा लोन पेयर मिला, तो ये H जाके इसमें जुड़ गया, ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, ये ऑक्सीजन अपना प्लस को खत्म करने के लिए एक बॉन्ड को तोड़ करके H2O के रूप में बाहर निकल गया, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए इधर से एक लोन पेयर दिया गया, जिसको हम लोग बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जो NO प्लस है वो क्या होगा, इधर देखिए ये है NH2 है ना, और इसका इधर बगल में आ गया कौन, NO पर प्लस चार्ज, NO पर प्लस चार्ज। जैसे ही ये इस पर प्लस चार्ज आया, क्या हुआ, ये जो अपना इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया जी। क्यों डोनेट किया, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, तो ये तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचवे करेगा बार बार, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस तो रहेगा नहीं। अब शुरू में ही बता दिया ऑक्सीजन अपने पे प्लस चार्ज नहीं रख सकता है, इसलिए क्या करेगा, ये प्लस ये बॉन्ड को क्या करता है, अपनी ओर खींचना चाहता है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन कमने लगता है, और ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को देता है। तो ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन किसके साथ जाके जुड़ा, नाइट्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, इस पर तो प्लस खत्म हो गया, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड रह गया है। देखिए स्टेप बढ़ा रहे हैं आगे, समझिएगा इस स्टेप को। बेंजीन का बेंजीन तो जैसे था वैसे रह गया, मेन चीज़ इसमें ही होता है मैकेनिज्म समझना। मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। मतलब हमने क्या बोला कि देखिए इस प्लस चार्ज जो दिखाई दे रहा था, तो ये प्लस को ख़त्म करने के लिए तो बॉन्ड को इधर की ओर खींचवे करेगा, जब बॉन्ड को खींचेगा तो फिर इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दिया, इसने क्या किया है ना, इधर से क्या किया, इसको जा कर के अपना लोन पे डोनेट किया। इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट किया, तो मौका के तलाश में था ही अपने बॉन्ड को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। अब देखिए इसको पलट करके हम लिखेंगे, तो पहले इसी को लिख रहे हैं, ये तो हो गया NH2, NH2 पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज है ना, और एक मिनट यहाँ पे बढ़िया से लिख रहे हैं, देखिएगा ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे देखिए NH2 है जी, इसको ऐसे दिखा रही है N, एक H ऊपर दिखा रहे हैं, एक H इधर दिखा रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को भी दिखाएं। और ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ, यहाँ देखिए नाइट्रोजन हम दिखा रहे हैं ये वाला, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अब नहीं रहा, कौन बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस तो समाप्त हो गया। अब चूंकि लोन पेयर ये वाला नाइट्रोजन दिया है, इसलिए प्लस देखिए इस नाइट्रोजन पे आ गया। क्या फिर ये नाइट्रोजन अब प्लस रखना चाहेगा, नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे प्लस हो ही नहीं सकता है, तो ये फिर चाहेगा क्या, जल्दी से हम इस प्लस को समाप्त करें। देखिए इसलिए इस प्लस को समाप्त करने का मात्र एक ही तरीका, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं 3 बॉन्ड से बनाता है,
तो किसी न किसी बॉन्ड को तो तोड़ना है, तो इसको तो तोड़ेगा नहीं, ये तो जस्ट अभी जुड़ा है, तो किसको हटाएगा इजीली, हाइड्रोजन को ही हटाना आसान है। इसलिए क्या करता है, ये वाला बॉन्ड को अपनी तरफ खींच करके तोड़ के रख लेता है नाइट्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। जो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलता है वो जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जैसे ही इसके पास जाके जुड़ जाएगा, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप हम लिख रहे हैं, तो ये बेंजीन का बेंजीन हो गया जी, ऊपर में क्या हो गया, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन तो ऊपर वाला हट ही गया, प्लस भी समाप्त हो गया। अब सिर्फ इसके पास एक हाइड्रोजन ऐसे बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जाके हाइड्रोजन जुड़ा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया, बढ़ने लगा, तो ये वाला बॉन्ड आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया, सॉरी ये हो गया N, और ये हो गया O, और ये क्या हो गया H। देखिए ये वाला H जाके इधर जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड जैसे, देखिए ये वाला जैसे ही हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ जाएगा ना, 2 से 3 हो जाएगा ना, इसलिए बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिंगल हो गया, और O में जाके कौन जुड़ गया, H। अभी का ये कंडीशन है। अभी भी क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास कौन पेयर है, लोन पेयर है। ये फिर क्या करता है, ये अपना लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को कवर करता है, और जैसे हाइड्रोजन को इधर से कवर करता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, इधर जाके शिफ्ट हो जाता है। देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से H+ निकल के जाके उधर शिफ्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा, तो मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो फिर घिचपिच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। हमने क्या बोला, इसके पास लोन पेयर था, इसलिए क्या कि हाइड्रोजन को कैप्चर करना चाहा, और जैसे ही हाइड्रोजन को कैप्चर करना चाहा तो ये बॉन्ड तो बच गया, ये वाला बॉन्ड जाके इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे कौन बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसे लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। यहाँ पे क्या है, O है, और O में एक H तो पहले ही से था जी, H, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से चले गया तो एक और H आ गया। देखिए ऑक्सीजन चूँकि अपना लोन पेयर दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया +4। जस्ट अभी ऊपर वाला कंडीशन देखिए, कहाँ पे, ये वाला देखिए, ऑक्सीजन एकदम इसी के जैसा ही है कि ना। क्या ऑक्सीजन पे +4 स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन पे +4 स्टेबल नहीं होता है, तो क्या करेगा, जल्दी से वाला बॉन्ड तोड़ के प्लस को समाप्त कर लेगा, और ये निकल जाएगा कौन सी के रूप में, H2O के रूप में। तो बचेगा कौन सी बाबू, देख लीजिए, स्टेप लिख रहे हैं, तो ये बच गया क्या, ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N पर क्या प्लस, N ट्रिपल बॉन्ड N पर +4 आ गया जी। तो यही जो है यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं N2 पे प्लस होता है, N2 पे क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम लोग एक साथ ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बेंजीन का बेंजीन लिख दीजिए, ऐसे बेंजीन हो गया, ये हो गया N2 पर प्लस, ऐसे एक साथ लिखते हैं। और चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ पे बगल में कौन घूम रहा था, यहाँ से बताया था नहीं, H+ लिए थे, Cl- तो बगल में घूम रहा था, इसके साथ ये ऐसे ही घूमता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इसका मैकेनिज्म है। देखिए कितना डिफिकल्ट मैकेनिज्म है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस लिखते हैं तो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे कि जब टोलुइन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन देखिए फॉर्मेशन होने में कितना स्टेप लगा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट इसका मैकेनिज्म है। तो कहीं कहीं क्या होता है, मैकेनिज्म थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन एक बार से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मैकेनिज्म कैसे कैसे हुआ है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार देख लीजिएगा कि पहले किस, देखिए HNO2 का रोल था, HNO2 कहाँ तक जाके रुक गया, NO पर प्लस तक। अब NO+ जाकर के इस बेंजीन मतलब टोलुइन के साथ रिएक्शन क्या करते करते देखिए, कभी वो इसके साथ जुड़ रहा है, कभी वो इसके साथ वहाँ से हट रहा है। इस तरीके से देखिए आते आते यहाँ पे जाके रिएक्शन स्टॉप कर गया, मतलब मैकेनिज्म यहाँ से समाप्त हो गया। बाहर में कौन निकल गया था, H2O बाहर निकल गया। तो इस सारे मैकेनिज्म को आपको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि अभी एक बार देखें नहीं समझ में आया तो दोबारा नहीं देखें, खुद से बनाएंगे, खुद से बना के देखिए, अपने से कॉपी पे इसको बना के देखिए कि क्या ये मैकेनिज्म हमसे बनता है कि नहीं बनता है। अब समझ में आ गया। तो इसका जो रिएक्शंस है वो पहले हम आपको बता दिए हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये जो तरीका था वो क्या था, इसी रिएक्शंस का नाम क्या था, सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें बीच में डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और डाइजोनियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सब बना सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे हैलोएरीन बनाने का मेथड, जिसमें हमने 2 मेथड बताया, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, दूसरा सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा। तो उधर 5 मेथड हमने बताया था हैलोएल्केन बनाने का, 2 इधर, टोटल 7 मेथड हो गया हैलोएल्केन और हैलोरीन बनाने का। अब जब हम लोग बनाने के लिए सीख गए हैं तो थोड़ा सा जल्दी से इसका देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
हैलोल्केन और हैलोरिन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या हुआ, इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या क्या देखते हैं कि इसका रंग कैसा होता है ना, इसका अवस्था क्या होता है, सॉलिड होता है कि गैस होता है, ये सब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लें इसके फिजिकल स्टेट की। सबसे पहला बात हम लोग करें फिजिकल स्टेट का। देखिए फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो जितने भी हैलोल्केन देख रहे हैं जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब जैसे हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, देख रहे हैं सिर्फ एक कार्बन है, या इथाइल क्लोराइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुने होंगे आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं, है ना, सीधे गैस लिख देते हैं। जितने भी देख रहे हैं जिसका लोअर मॉलिक्यूलर मास है, ऑल द हैलोल्केन्स विथ लोअर मॉलिक्यूलर मास आर इन गैसियस फॉर्म। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, जैसे मैंने कार्बन की संख्या 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो क्या होते हैं, एज द नंबर ऑफ कार्बन increases, it is converted into liquid form, but if more number of carbon is present, मतलब अगर कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, इफ मोर नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। मतलब अगर कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, 10-15 ऐसे हो जाए, तब वो सॉलिड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गैसेस फॉर्म में नहीं रहता, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो सब डिपेंड करता है कार्बन की संख्या पे कि भाई उसमें कार्बन कितना है। मतलब ये तीनों स्टेट में रहता है। अगर कार्बन बहुत कम है तो गैस फॉर्म में रहेगा, उससे ज़्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में, और अगर बहुत ज़्यादा है तो सॉलिड फॉर्म में, जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन देखे थे, याद है ना। दूसरी बात, ये तो फिजिकल स्टेट की बात होगी। अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी का कि ये पानी में घुलता है कि नहीं, तो चलिए हम आपको क्लियर बता दें। ऑल द हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स एंड हैलोएरिन्स दोनों में से कोई भी आर इनसोलुबल मतलब नहीं घुलता है, आर इनसोलुबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है जी। जैसे केरोसिन तेल होता है ना, डीजल होता है ना, पानी में डालते हैं तो घुलता है, नहीं घुलता है। उसी तरह से ये सभी पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इनसोलुबल इन वाटर, पानी में तो नहीं घुलता है, लेकिन अगर आप इसको बेंजीन में डाल दीजिएगा, एसीटोन में डाल दीजिएगा, या ईथर में डाल दीजिएगा, किसी भी तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर डाल देते हैं तो ये पानी, ये क्या होता है, घुल जाता है। लिख देते हैं बट कंप्लीटली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं उसमें ये आराम से घुल जाते हैं, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ गया एसीटोन, आ गया बेंजीन, आ गया ईथर, आ गया, या और भी कई तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, उसमें ये आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। तो आपको सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आपको बॉइलिंग पॉइंट बता दें। जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले जो हैलोल्केन्स जो होते हैं, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। मॉलिक्यूलर मास कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख देते हैं हैलोएल्केन्स विथ लोअर मॉलिक्यूलर मास have low value of boiling point। बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज
increases its boiling point also increases नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर दो हैलोल्केन में जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है और दोनों में कार्बन की संख्या अगर सेम हो जाए तब क्या होगा, लिखेंगे बट इफ टू हैलोल्केन्स have same number of carbon atoms, then that compound will have minimum boiling point which have maximum number of branch। याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला कोई कंपाउंड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। जैसे जैसे उसका कार्बन की संख्या उसमें बढ़ती चली जाएगी, मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल, ऐसे होता चल जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बढ़ता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि जितना 4 कार्बन इसमें भी है दूसरा में भी 4 कार्बन है, तब क्या होगा, मतलब 2 में अगर कार्बन की संख्या बराबर हो जाए तब हम लोग क्या चेक करेंगे, तब हम लोग चेक करते हैं ब्रांच। चलिए इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे 2-3, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हम आपको बता दें जितने भी कलर की अगर बात करें तो जितने भी हैलोल्केन्स और हैलोरिन्स जो होते हैं अगर प्योर फॉर्म में हैं तो वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर इसको आप सनलाइट में रख देंगे तो सनलाइट में रखने से खास करके जो ब्रोमो एल्केन है और जो आयोडो एल्केन है, मतलब जो ब्रोमाइड और जो आयोडाइड वाला जो हैलोल्केन है वो अपना कलर क्या होता है, चेंज कर लेता है। क्यों चेंज कर लेता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का भी साइज बड़ा होता है। सनलाइट पड़ने से इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, वो इनिशिएट होकर के, एक्साइटेड होकर के लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से ही कलर क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में ऐसा नहीं होता, इसलिए कि वो दोनों का साइज क्या है, छोटा है कंपेरेटिवली, इसलिए वो कलरलेस ही रह जाता है। तो याद रखना है प्योर हैलोल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं शुद्ध रूप में रहेगा तो। लेकिन सनलाइट में रख देने से खास करके ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। तो हमने कलर बता दिया, फिजिकल स्टेट बता दिया कि किस किस गैस के फॉर्म में रहेगा कि सॉलिड के फॉर्म में, उसके बाद पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा ये बता दिए। उसके बाद हम लोग बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, 1-2 तो समझ में आ जाए। तो चलिए जैसे मान लिया आपको ऐसे दे दिया, पहले ये है देखिए मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, इस तरह। तो सबको पता है कि इसमें भाई कार्बन तो एक है, इसमें भी कार्बन है कि इसमें भी कार्बन है, तब कैसे पता चलेगा। तो आपको बताया है कि जब कार्बन सेम है तो ये देखिए ये जो साइड में जो लगा हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन। तो साइज बड़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा, ये भारी होगा, इसको गर्म करना क्या है, मुश्किल है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देख लीजिए तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जी। सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद इसका, उससे कम इसका, उससे सबसे कम इसका होगा। बात समझ में आया अगर ऐसे रहेगा तो। लेकिन अगर ऐसे रहेगा देख लीजिए CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, या ऐसे रहेगा CH3CH2Cl, 2 कार्बन हो गया इसमें, CH3CH2CH2Cl 3 कार्बन हो गया, CH3CH2CH2 है ना, CH2Cl 4 कार्बन हो गया। तो एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है मतलब वो भारी होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बॉयल करना इसको मुश्किल हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे इसका कम होगा, उससे इसका कम होगा, क्योंकि हमने लिखा दिया क्लियर कि जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये 4 ऑप्शन मैंने पूछेगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो इसका होगा।
लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाता है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कितने कार्बन, 1 2 3 4, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 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 Cl, 4 कार्बन और 1 क्लोरीन है। इसी के जैसे एक और देखिए CH3 CH CH2 CH3 और Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है। तो दोनों में तो सब कुछ सेम है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी, 1 क्लोरीन इसमें भी, 1 क्लोरीन, दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सेम, दोनों का अनुभार निकालेंगे तो बराबर होगा। जब दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, वजन दोनों का बराबर है, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे सर? तो चलिए आपको बताते हैं। जहाँ कहीं भी कार्बन की संख्या अगर सेम हो जाए तब आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए उसका क्या करना है, उसमें ब्रांच चेक करना है। इसमें देखिए कहीं कोई ब्रांच नहीं, एकदम बिल्कुल सीधा चेन है, इतना बड़ा सीधा चेन है, कहीं कोई ब्रांच निकला नहीं। लेकिन इसमें देख रहे हैं ना एकदम चैन जो है ना छोटा है, लेकिन वो ब्रांच निकल गया। इसके कंपैरिजन में छोटा लग रहा है कि नहीं? तो जितना ज़्यादा ब्रांच निकलते जाता है ना, उसका क्या होता है, सरफेस एरिया छोटा होता चला जाता है, वो गोल टाइप का होता जाता है। और आपको पता है ना गोलाकार यानी कि स्फेरिकल चीज़ का जो सरफेस एरिया सबसे कम होता है जी। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें एक भी ब्रांच नहीं था, पूरा एकदम लॉन्ग चेन था। लंबा चेन होने की वजह से देखिए इंट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रैक्ट किए हुए, बॉन्ड मजबूत है। लेकिन जितना ज़्यादा ब्रांच निकलते जाएगा उसका साइज हो गया छोटा। अब यहाँ से इतना बचा है, अब इतना दूर में कितना इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कमज़ोर है। इसलिए क्या होता है कि जब फोर्स कमज़ोर होता है ना, तो उसको हल्का सा भी गर्म करते हैं तो बॉयल कर जाता है। इसका मतलब याद रखना है, जितना ज़्यादा ब्रांच निकलेगा उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा उसका बॉन्ड उतना, इंट्रैक्शन फोर्स उतना कमज़ोर होगा। इंट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। इसलिए हमने एकदम क्लियर लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, बट इफ 2 हैलोल्केन्स हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दैट कंपाउंड विल हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। मतलब जिसमें ब्रांच की संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो इसमें पूछेगा इसे 2 या 3 को दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा किसका होगा जिसमें ब्रांच नहीं है, और कम किसका होगा जिसमें ब्रांच ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो द कंपाउंड विच कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच विल हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें ब्रांच की संख्या ज़्यादा होती है उसका क्वथनांक कम होता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये सभी जो हम लोग देख रहे थे वो था क्या, बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसका फिजिकल स्टेट, उसका कलर, उसका सॉल्युबिलिटी कि भाई पानी में घुलता है कि नहीं घुलता, इस सारा चीज़ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब इसके बाद हम आपको है ना इतना तक से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस होगा आप हमसे पूछ लेंगे कमेंट में, या कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे हैलोल्केन्स और हैलोरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया ये सारे को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस है सबको बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हैलोल्केन और हैलोरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बहुत सारे बच्चे लोग देख रहे थे कि भाई इसको बात नहीं कर रहे थे, और बहुत लोग बोल रहे थे सर इंग्लिश में लिखा हो रहा था। इंग्लिश नहीं, कितना हम ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं। जहाँ जहाँ इंग्लिश हमको डिफ़िकल्ट टाइप का लग रहा है हम सब जगह हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप आराम से, दूसरी बात आपके पास हिंदी का नोट्स हम दे दिए हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं कि भाई हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। लेकिन इसको सारे को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बनाइए, वीडियो को देखिए। वीडियो ये सोच करके आप नहीं देखें कि सर इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, तो फिर आप छूट जाएंगे, है ना। आप कोशिश कीजिए देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। रिएक्शंस जो यहाँ पे देखे, कॉन्सेप्ट क्या है, सीधे अब उसको हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में। हमने बोला कि भाई कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हिंदी में बोलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब हिंदी इंग्लिश में कितना का फर्क है, अब एक बार बोलने से आपको समझ में आ जाता होगा कि हिंदी में उसको कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इसलिए मेंटालिटी को चेंज कीजिए। जब तक आप इसको अपने दिमाग से, मतलब अपने तरीके से जब इसको नहीं सोचना शुरू करेंगे, तो रट्टा मारने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कोई नहीं सीख सकता है, और रट्टा मार करके हम पढ़ा भी नहीं सकते। इतना ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा हो रहता है, उसी चीज़ को समझना होता है। अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो फिर वो चीज़ बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, थैंक यू। इसमें इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।